गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। नोटरी की नोटिंग के बाद वकील का नोटिस, केस जीतने का 100% कानूनी सही तरीका। आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। आज के वीडियो में हम जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर 1 है कि क्या है नोटिंग। दूसरा है हमारा एनआई एक्ट की धारा 99। एनआई एक्ट मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 99। उसके बाद है बैंक स्लिप होने के बाद नोटिंग क्यों आखिर। तीसरा है इसका सरल उदाहरण और कानूनी स्थिति, और नोटिंग के बाद नोटिस भेजने के 3 बड़े फायदे। इन मुख्य टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी जानकारियां मैंने पूरी डिटेल के साथ ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए नोट करके रखी हैं। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। अक्सर जब भी हम कोर्ट में मुकदमा लगाते हैं, जैसे कि प्राइमरी सरी नोट के आधार पर वसूली का दावा या एग्रीमेंट के आधार पर वसूली का दावा, तब हम सामान्यतः वकील साहब से उसको नोटिस दिलवाते हैं और उसमें समय अवधि लिखते हैं कि 15 दिन के अंदर आप ये रुपया हमें वापस कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ दावा मुकदमा होगा। तो ये तो हमारी जनरल प्रोसेस है ही जो हम कोर्ट में करते हैं, लेकिन हम इसको और भी स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। तो नोटरी वकील साहब को जो विशेष शक्तियां इसमें दी गई है, जैसे कि धारा 99, धारा 100, धारा 119 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत और नोटरी एक्ट के तहत भी, तो उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक है ये। नोटरी की नोटिंग के बाद वकील का नोटिस, केस को 100% मजबूत बनाने का सही तरीका। इसके नीचे मैंने एक बड़ा ही मोटिवेशनल 2 लाइन लिखी है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। वकालत की राह में नोटरी एक बड़ा सम्मान है, इसे नियम से निभाना ही एक सच्चे वकील की पहचान है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही दे रहा हूँ, और इसके अंदर देने का मेरा मकसद यही है कि इससे आप देख लें और परिचित भी हो लें, और उसके बाद यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे है। इस पूरी ई बुक से मैं वीडियो के अंत में आपका परिचय भी करा दूंगा। सबसे हम पहले देखते हैं क्या है नोटिंग। जब कोई प्राइमरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज भुगतान के लिए पेश किया जाता है और सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करने या भुगतान करने से मना कर देता है, तो इस घटना को अनादरण या डिसऑनर कहते हैं। एनआई एक्ट की धारा 99 के अनुसार इनकार को एक सरकारी अधिकारी नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाना ही नोटिंग है। नोटरी इस लिखित पर लिखता है, नंबर 1 है इनकार करने की तारीख, नंबर 2 है इनकार का कारण यदि कोई हो, नंबर 3 है नोटरी की फीस और हस्ताक्षर। ये 3 चीजें उस पर लिखी जाती हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि बैंक स्लिप होने के बावजूद नोटिंग क्यों। अक्सर लोग कहते हैं कि बैंक मेमो तो है ही, फिर नोटरी क्यों। जवाब इसका यह है सर कि बैंक मेमो केवल चेक के लिए प्रभावी है, लेकिन प्राइमरी नोट, हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में बैंक की भूमिका नहीं होती है। वहां धारा 119 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत नोटरी का प्रसाक्ष्य, जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, कोर्ट में यह उपधारणा प्रिजम्पशन पैदा करता है कि दस्तावेज वास्तव में अनादरत हुआ है, डिसऑनर हुआ है। इसे साबित करने के लिए फिर किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको एक सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। पात्र है इसमें अमित, एक किराना व्यापारी जो लेनदार है। सुमित एक ग्राहक है जो देनदार है। मामले में सुमित ने अमित से 5 लाख का माल खरीदा और बदले में एक प्राइमरी नोट वचन पत्र लिखकर दिया कि वह 3 महीने के बाद पैसे दे देगा। प्रक्रिया नंबर 1, 3 महीने बाद अमित पैसे मांगने गया, सुमित ने साफ मना कर दिया। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका है अमित सीधा वकील के पास गया और नोटिस भेज दिया। सुमित ने कोर्ट में कह दिया अमित मेरे पास कभी आया ही नहीं, इसने झूठ बोला है। अब अमित को कोर्ट में गवाह पेश करने होंगे कि वह पैसे मांगने गया था। यह यहाँ पे हमारा मुख्य नोटेड पॉइंट चालू हो गया है सर। हमारा जिस जिस मकसद को लेके वीडियो बनाया गया है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसने मना कर दिया कि पैसे लेने आया ही नहीं, और नोटिस का भी इनकार कर दिया कि सर मुझे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। फिर आपको साबित करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की रसीद, प्राप्त या भी स्वीकृति रसीद, उसके दस्तखत, ये सभी चीजें उसमें आपको साबित करना होंगी, गवाह से साबित करना होगा। और तीसरा तरीका है जो 100% मजबूत तरीका है कि अमित सीधा नोटरी वकील साहब के पास गया। नोटरी ने सुमित को फोन किया या पत्र भेजा। सुमित के इनकार को नोटरी ने रजिस्टर में दर्ज किया, जिसको नोटिंग कहते हैं। इसके बाद वकील ने नोटिस भेजा।
मतलब सुमित ने पहले ये काम किया, नोटरी वकील साहब से नोटिंग करवा ली, नोटरी वकील साहब ने भी उससे मांग की फोन लगाकर या खुद जाकर प्रोसेस के हिसाब से, और उसके बाद फिर उसने वकील साहब से नोटिस भी भेज दिया। परिणाम क्या हुआ, अब सुमित कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि अमित नहीं आया था, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड नोटरी रजिस्टर में अमित की उपस्थिति और सुमित का इनकार दर्ज है। ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण 100% जो है कि एक स्थिति बनती है। इसको हम कानूनी स्थिति से भी समझ लेते हैं। धारा 138 जो चेक बाउंस की है, हम अक्सर जानते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बैंक स्लिप को धारा 146 के तहत पर्याप्त माना गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। लेकिन अन्य लिखितों के लिए नोटिंग और प्रसाक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सर्वोच्च माना है। कानूनी स्थिति में जो धारा 119 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, यह धारा स्पष्ट कहती है कि यदि किसी वाद में प्रोटेस्ट पेश किया जाता है तो न्यायालय उस लिखित के अनादरण को तब तक सिद्ध मानेगा जब तक कि उसे झुठलाया ना जाए। प्रोटेस्ट मतलब जो वकील साहब के द्वारा नोटिंग की जाके बाद में पेश किया जाता है। अब हम देखते हैं नोटिंग के बाद नोटिस भेजने के 3 बड़े फायदे क्या होंगे। नंबर 1 है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। नोटिंग के बाद साबित करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि सामने वाले की हो जाती है कि उसने मना नहीं किया था। नंबर दूसरा फायदा इसका अकाट्य साक्ष्य, नोटरी का रजिस्टर कोर्ट में सबूत के तौर पर ग्राह्य है, एडमिसिबल है। नंबर तीसरा बड़ा फायदा इसका मानसिक दबाव, जब विपक्षी देखता है कि मामला नोटरी के रजिस्टर में दर्ज हो चुका है तो वह समझ जाता है कि अब बच निकलना नामुमकिन है और वह कोर्ट के बाहरी समझौते के लिए तैयार हो जाता है। ये तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फायदा है। इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निकलता है। नोटिंग करवाना नोटरी की सच्चाई पर मोहर लगाना है। एक जागरूक नोटरी वकील को हमेशा अपने क्लाइंट को सलाह देना चाहिए कि पहले साक्ष्य सुरक्षित करे, नोटिंग फिर प्रहार करे नोटिस। ये इसका निष्कर्ष है हमारे ई बुक पीडीएफ का। और उसी के बाद सर एक अक्सर मामला ये भी निकल कर सामने आता है कि एक आम वकील और नोटरी वकील के बीच अंतर, दावे का प्रमाण, जिसका हम कहते हैं कि जो शंका जाहिर की अक्सर कि वकील भी नोटिस भेज सकता है और दावा लगा सकता है तो नोटरी के पास कौन जाएगा। इसका समाधान इन 4 प्रमुख बिंदुओं में छिपा है, जिसमें एक सवाल पैदा होता है हमारे मन में कि हम तो सदा से ही दावे अगर लगा रहे हैं तो पहले वकील साहब नोटिस भेजते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी कई मुकदमे लगाए, बिल्कुल कई मुकदमे लगाए, पहले नोटिस भेजा उसको, 15 दिन का समय दिया, पोस्ट ऑफिस की रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृत रसीद, उसके आधार पर कोर्ट में दावा लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया सर। लेकिन हमारे पास में एक तरीका और भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और ये तरीका बड़ा ही एक प्रभावशाली और सशक्त तरीका केस जीतने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी कानूनी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। अब हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर जब वकील साहब ही सक्षम है तो फिर नोटरी वकील के पास क्यों जाएं। तो इसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसमें, वकील का नोटिस दावा है और नोटरी की नोटिंग प्रमाण है। ये सबसे मुख्य बात है। वकील साहब एक वाद कारण पैदा करने के लिए नोटिस भेजते हैं कि अगर आपने नहीं दिया 15 दिन के अंदर हमें हमारा रुपया वसूली का मामला या जो भी आपका काम है, अगर आपने नहीं किया तो हम आपके खिलाफ अदालत में दावा मुकदमा करेंगे। तो ये एक दावे का आधार है। लेकिन नोटरी का नोटिंग एक प्रमाण है, एक सबूत है, एक साक्ष्य है। कैसे है वो? जब एक वकील नोटिस भेजता है तो अपने क्लाइंट की ओर से एक स्टेटमेंट दे रहा होता है। कोर्ट में उस नोटिस को साबित करने के लिए गवाहों और सबूत की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत नोटरी एक्ट की धारा 8 और प्रकरण में लिखित अधिनियम के तहत नोटरी द्वारा की गई नोटिंग को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ, सत्यता की उपधारणा प्राप्त है। यानी कोर्ट मानकर चलता है कि नोटरी ने जो लिखा है वह सच है। यह नंबर 1 फायदा हुआ। दूसरा है साक्ष्य अधिनियम का लाभ। यदि कोई वकील केवल नोटिस भेजकर दावा करता है तो विपक्षी कोर्ट में मुकर सकती है, मना कर सकती है कि हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, मेरे पास कोई आया ही नहीं। कई बार ऐसी भी चालबाजियां होती हैं कि अक्सर आप रजिस्टर डाक से भेज रहे हैं तो वो ताला लगाकर भाग गया, उसको मालूम है कि वकील साहब का नोटिस आने वाला है, कहीं से खबर हो गई उसको, तो वो ताला लगाकर भाग गया, मिला ही नहीं। पता लग रहा है कि इसमें 6 महीने साल भर निकल गए, नोटिस की प्राप्ति आपके पास नहीं आई। कई बार नोटिस बाय डाक पहुंच भी जाता है लेकिन उसको नहीं मिल पाता है। और इधर गूगल पे हम जो निकालते हैं स्पीड पोस्ट से सर्च करके तो वो बता देता है कि हाँ नोटिस प्राप्त हो गया, जबकि वास्तव में उसे प्राप्त नहीं हुआ। कई बार उसे प्राप्त हो जाता है और इधर गूगल सर्च में बताता है प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे बहुत से रीजन सामने आ जाते हैं, लेकिन नोटिंग में सारी समस्या का आपका समाधान हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट अब हमारा है कि यदि कोई वकील केवल नोटिस भेजकर दावा करता है तो विपक्षी पार्टी कोर्ट में मुकर सकती है कि मेरे पास कोई आया ही नहीं, यह कागज नकली है,
लेकिन यदि नोटरी ने लिखित नोट की है तो कोर्ट में साक्ष्य देने की प्रक्रिया बहुत छोटी हो जाती है। मतलब फिर आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, बर्डन आप प्रूफ उसी के ऊपर जाएगा। फिर जो भी वो मना करेगा तो उसे ही साबित करना होगा। साबित कैसे करेगा जब नोटरी वकील साहब ने इतनी खुलासा बात उसमें पहले नोटिंग की उसके कागजों को देखते हुए, उसके बाद उसके पास गए या सूचना भेजी या जो भी है, उसके बाद फिर उसको अनादरण का उसको नोट किया, उसके बाद कोर्ट में एविडेंस के बतौर पेश किया। तो ये हमारा हो गया नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म एक्स आई वी के कॉलम नंबर 1 और 2, उसमें नोटिंग करना और प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट देने के बारे में बताया गया है। ये वो वही बात आ गई है सर हमारी यहाँ पे। इसी के साथ नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में वकील साहब के द्वारा ली जाने वाली फीस बताई गई है। उसमें नोटरी वकील साहब जो लिखित नोट करेंगे उसकी फीस भी दी हुई है, और नोटिंग के बाद जो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी भी फीस दी हुई है। ये हमें जो नोटरी के जो 11 कॉलम भरना है उसकी परिभाषाओं में सभी चीज शामिल है। मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए सर इसी के ऊपर, नोटिंग के ऊपर, और नोटिंग के बाद प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट कैसा दिया जाएगा। और अब तीसरे पे भी वीडियो बनाया है मैं, जो उसका तीसरा पॉइंट है अनादरण के साक्ष्य के लिखित के संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि नोटरी एक पब्लिक ऑफिसर की तरह कार्य करता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट को चुनौती देना बहुत कठिन होता है। चौथा फायदा है सर प्रसाक्ष्य का अधिकार केवल नोटरी को है। किसी भी वकील के पास यह कानूनी शक्ति नहीं है। यह आप समझ लें, सुन लें ध्यान से, कि जिसको नोटरी एडवोकेट बनाया गया है ये पावर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 99, 100, 119 आदि के तहत नोटरी एडवोकेट को ही प्राप्त हैं। एक सामान्य एडवोकेट जो जिसके पास नोटरी की शक्तियां, नोटरी का लाइसेंस नहीं है, वो ये कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब भी वकील के पास, किसी भी वकील के पास यह कानूनी शक्ति नहीं है वह किसी दस्तावेज के अनादर का प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट जारी कर सके, यह शक्ति केवल नोटरी ही के पास है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड या बड़े व्यापारिक लेन देन में बैंक और विदेशी अदालतें वकील के नोटिस को नहीं बल्कि नोटरी के प्रसाक्ष्य, जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं, को ही कानूनी दस्तावेज मानती हैं। चौथा है त्वरित न्याय। जब किसी लिखित को नोटरी द्वारा नोट कर लिया जाता है तो वादी राम कोर्ट में ऑर्डर 37 समरी सूट के तहत जल्दी फैसला ले सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदर 37 छोटे मामलों में तुरंत न्याय जिसमें बताया गया है। इसमें विपक्षी को बचाव का मौका तभी मिलता है जब मामला बहुत गंभीर हो, क्योंकि नोटरी की मोहर ने पहले ही साबित कर दिया है कि देनदारी बनती है। निष्कर्ष क्या निकला सर, व्यक्ति नोटरी के पास क्यों जाए? व्यक्ति नोटरी के पास इसलिए जाता है ताकि उसे कोर्ट में गवाह न ढूंढना पड़े। दूसरा है वकील का नोटिस विवाद शुरू करने का एक जरिया है। नोटरी की नोटिंग विवाद को जीतने का एक मजबूत हथियार है। साधारण शब्दों में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वकील लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करता है, जबकि नोटरी उस लड़ाई को जीतने के लिए अकाट्य सबूत तैयार करके देता है। इसलिए बड़े व्यापारी और बैंक वकील के साथ साथ नोटरी की सेवाओं को अनिवार्य मानते हैं। तो ये सर हमारे आज के वीडियो का टाइटल है, और आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी इस टॉपिक पे प्रदान कर दी है कि नोटरी की नोटिंग के बाद वकील का नोटिस केस को 100% मजबूत बनाने का सही तरीका। और आज के वीडियो में आपको मैंने क्या क्या जानकारी दी सर, क्या है नोटिंग, एनआईएफटी की धारा 99, बैंक स्लिप होने के बाद नोटिंग क्यों, सरल उदाहरण भी मैंने आपको इसमें बता दिया, कानूनी स्थिति भी बता दी, और नोटिंग के बाद नोटिस भेजने के 3 बड़े फायदे भी सर मैंने आपको बता दिया। मैं ई बुक पीडीएफ से भी आपको परिचित करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये नोटरी की नोटिंग के बाद वकील का नोटिस केस को 100% मजबूत बनाने का सही तरीका। ये प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है इसमें सर, और अध्याय भी है, और उसके बाद इसके अंदर फॉर्म XIV को भरने का पूरा तरीका डिटेल सरल उदाहरणों के साथ मैंने लिखा हुआ है। और साथ ही जो नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो वकीलों के द्वारा जो फीस ली जाएंगी, वो जो बुक में जो प्रारूप दिया गया है, मैं आपको वही बता रहा था। 1 मिनट के लिए सर, ये जो बुक में दिया गया है वो प्रारूप मैंने इसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के भी इस ई बुक पीडीएफ में लगा दिया है, और उसके बाद उसको सरल शब्दों में सरल उदाहरणों के साथ टाइप भी किया हुआ है उसका व्याख्या करते हुए। उसी के साथ नोटरी नियम 1956 के जो नियम 14 के जो 11 काला में जो बुक में दिए गए प्रारूप, उसका भी फोटो खींच के पीडीएफ बना के इसमें लगा दिया है, और एक अलग से भी पीडीएफ बना के इसके अंदर लगा दिया है, और सारी डिटेल जानकारी इसमें मेरे द्वारा दी गई है ई बुक पीडीएफ के अंदर। और इसी के साथ वर्तमान में जो नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के तहत फॉर्म XIV भरा जा रहा है, तो उस फॉर्म XIV को लेकर भी काफी दुविधापूर्ण स्थिति है
कि इस फार्म का प्रारूप कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, तो आपकी उस समस्या का भी मैंने समाधान कर दिया है। उस फार्म का भी पीडीएफ मैंने बना दिया है सर। पीडीएफ हिंदी में 2 पेज में है और इंग्लिश में 3 पेज में, और ये पूरा पीडीएफ एक ही उसमें है, एक ही पीडीएफ में 5 पेजों के अंदर। और उसकी लिंक स्पेशली इस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है, उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ ओनली 5 पेज में। आपके लिए सुविधा इस प्रकार से हो जाएगी कि आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसमें लीड से भी भर सकते हैं सर, कलम से भर दें आप उसमें। साल भर में आपने जितने भी शपथ पत्र किए, कॉलम नंबर 7 में उसको लिख के और गुणित 35 करके और आखिरी कॉलम में लिख दें। 35 क्यों? क्योंकि नोटरी नियम 1956 में जो एफिडेविट की जो फीस दी गई है वकील साहब के द्वारा जो ली जाएगी वो 35 रुपए दी गई है। इसी प्रकार से कॉलम नंबर 5 में एग्रीमेंट्स आएंगे। आपने साल भर में जितने भी एग्रीमेंट किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स किए हैं आपने एग्रीमेंट से रिलेटेड, उन सब की गिनती लगा लें और उसमें भी 35 का गुणा कर दें। ये 35 में क्यों बता रहा हूं सर? क्योंकि नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में उसकी फीस कॉलम नंबर 5 की 35 रुपए दी गई है। बहुत से नोटरी वकील को डाउट और कंफ्यूजन है, कहीं ने 100 रुपए, कहीं ने 150 रुपए ऐसे लिखे हुए हैं। तो वो ठीक है, अब जो भी है काटा पीटी आप रजिस्टर में करेंगे, आप वो भी ठीक नहीं होगा। तो बेहतर है कि जो हो गया ठीक है, अब गलती सभी से हो गई है लगभग कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कॉलम नंबर 1 को ही मान लिया था अधिकतर लोगों ने। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 का जो कॉलम नंबर 1 है कि लिखित नोट करना, इसी को वो अधिकतर वकीलों ने जो है कि एग्रीमेंट मान लिया था और उसी के तहत वो 150 रुपए फीस तय कर ली थी। जबकि लिखित नोट करना किसे कहते हैं, इसीलिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया सर मेरे चैनल पर, लिखित नोट करना और प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट देना। लिखित नोट करने की डेफिनेशन यही है कि जब कोई प्राइमरी नोट, वचन पत्र, हुंडी अनदर्थ हो जाता है, मतलब सामने वाला देने से मना कर देता है, तो वो व्यक्ति नोटरी वकील साहब के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इसने देने से मना किया है, तो आप इसकी नोटिंग कर लें। वकील साहब रजिस्टर में नोटरी करते हैं, वही 11 कॉलम जो नोटरी रजिस्टर के उसके अंदर। उसके बाद वो कहता है कि साहब इससे मांग भी कर लें, तो नोट करके उससे मांग करते हैं, फोन लगाते हैं, नोटिस भेजते हैं, उसके घर जाते हैं, जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, वो मना कर देता है तो उसकी नोटिंग फिर करते हैं वो। उसके बाद ये वो सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में दावा लगाता है, फिर वकील साहब के द्वारा नोटिस भी भेजता है, उसके बाद कोर्ट में दावा लगाता है, तो नोटरी वकील साहब के डॉक्यूमेंट्स अकाट्य साक्षी के रूप में उसके सहयोग में खड़े रहते हैं। इसको कहते हैं नोटिंग करना। अब इसमें एग्रीमेंट का तो काम ही नहीं आया है सर। इसी प्रकार से इसका अगला स्टेज होता है प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट देना। ये छोटा भाई है कॉलम नंबर 1 लिखित नोट करना, तो उसका बड़ा भाई हो गया प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट देना। वकील साहब फिर एक प्रमाण पत्र दे देते हैं उसको लिख के कि मैं इसके प्रकार गया था और इसने वहां देने से मना किया। तो ये कॉलम नंबर 1 और 2 की डेफिनेशन में आता है, ये एग्रीमेंट में नहीं आता है। मेरा बताने का मतलब यही था सर। उसमें जो आएगा कॉलम नंबर 5 में आएगा। तो कॉलम नंबर 5 में अधिकतर लोगों से गलतियां हो गई हैं। कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किए नीचे लिख के कि क्या सर 100 रुपए लिख सकते हैं, क्या 150 रुपए लिख सकते हैं? तो अब सर जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो हम तब्दील नहीं कर सकते। अब तो अगले साल से आप ध्यान रखिएगा। और जो नोटरी नियम 1956 है, मेरी ई बुक के अंदर सभी फीसें लिखी हुई हैं सर मैंने। आप बुक के अंदर भी आप चाहे तो बुक में भी देख सकते हैं, या मेरा ई बुक पीडीएफ भी आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। उसके अंदर सब कुछ पूरी डिटेल लिखी हुई है, फीसें, फॉर्म भरने का तरीका, सारी जानकारियां मेरे द्वारा दी गई हैं। जो पीडीएफ फॉर्म है ओनली 5 पेज में 199 रुपीज कीमत, सॉरी सर 100 रुपए मात्र उसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। क्योंकि आप 5 पेज अगर टाइप भी आप करवाने जाएंगे 30 रुपए के हिसाब से भी 150 रुपए होते हैं। अगर उसने डिफिकल्ट पेज में 50 रुपए पेज लिया तो आपके 250 रुपए होते हैं। मैं मात्र 100 रुपए में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। उसकी कॉपी निकालकर आप स्वयं कलम से भरकर उसका अपने मोबाइल से डॉक्स पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करके, और नोटरी सेल जब भी ओपन होगा जो है कि पोर्टल पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टेंशन वाला काम नहीं है सर। बहुत से वकील परेशान हो रहे थे कि हम पूरे साल का एक एक कॉलम लिखें। मैं मगर एक एक कॉलम नहीं लिखना है सर, हमें पूरे साल का ये संख्या लगा के लिखना है। जैसे पूरे साल में आपने 700 एग्रीमेंट किए, 700 गुणित 35 अंत में उसकी संख्या, और इसी एफिडेविट 3000 किए तो 3000 गुणित 35 आगे वो लिख दें। आपको कई वकील साहबों का ये कहना है कि हमने काम ही नहीं किया। एक दो वकील साहब का ये भी कहना था कि हमने तो काम ही शुरू नहीं किया था। तो फिर आपको 0 0 लिखना पड़ेगा सर जब आपने काम ही शुरू नहीं किया। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि नोटरी वकील के नोटिस और नोटरी की नोटिंग, केस जीतने का एक ये भी तरीका हो सकता है हमारे समक्ष। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी मैंने मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर फार्म XI भी कैसे भरें इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी, इस पर 45 मिनट का सर मैंने एक वीडियो बनाया है। उसमें पूरे कॉलमों की भी जानकारी दी है, 11 कॉलम जो उसमें है उनकी परिभाषाओं को भी संक्षिप्त में समझाया है, उसको भरने का तरीका भी बताया है। भराया डेमो जो है उसका प्रैक्टिकल डेमो ई बुक पीडीएफ के अंदर भी तैयार करके मैंने रख दिया है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।